बच्चों अब हम अपने नर्वस सिस्टम चैप्टर के डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक। बच्चों अब हम अपने नर्वस सिस्टम चैप्टर के लास्ट वीडियो लेक्चर पर पहुंच गए हैं और इस लेक्चर के दौरान हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। बच्चों मैं आपको सीधे ले चलता हूं एनसीईआरटी पेज नंबर 322 पर, जहां पर एक बेहद इंपॉर्टेंट हेडिंग मेंशन किया गया है, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्ट। और बच्चों आपकी एनसीईआरटी इस हेडिंग के जस्ट नीचे दो स्टेटमेंट्स की हेल्प से रिफ्लेक्स एक्शन टर्म को डिफाइन करने की कोशिश कर रही है। पहले मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्स एक्शन टर्म की डेफिनेशन समझाने जा रहा हूं। बच्चों बहुत मेहनत के साथ इस लेक्चर को हमने डिजाइन किया है, आप कनेक्टेड रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। बच्चों एनसीईआरटी लिखती है यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड, पहले आम भाषा में समझते हैं। बच्चों आपने भी देखा होगा अगर हमारे किसी बॉडी पार्ट पर कोई एक्सट्रीमली हॉट ऑब्जेक्ट या फिर कोई एक्सट्रीमली कोल्ड ऑब्जेक्ट या फिर कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट टच होता है, या फिर बच्चों हमारे किसी भी बॉडी पार्ट पर अगर कोई पॉइजनस या फिर स्कैरी एनिमल का टच अगर हमें मिलता है, यानी कि अगर हमारे बॉडी पार्ट पर कोई पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन मिलता है, तो ऐसे स्टिमुलस के रिस्पेक्ट में आपने देखा होगा हमारे उस बॉडी पार्ट का सडन विड्रॉल ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे बच्चों मान लेते हैं अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मान लेते हैं बच्चों अचानक से मेरे हाथ पर कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच हो जाएगा, तो आप देखेंगे अचानक से मेरे हाथ का विड्रॉल ऑब्जर्व किया जाएगा। बच्चों यानी कुल मिला के याद रखेंगे अगर हमारी बॉडी को कोई पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन मिलता है और उस स्टिमुलस के रिस्पेक्ट में अगर हमारी बॉडी का कोई पार्ट रिस्पांस शो करता हो, और अगर बच्चों ये एंटायर प्रोसेस विदाउट कॉन्शियस एफर्ट होता हो, यानी अगर ये इनवॉलंटरी होता हो, जिसको आप विल पावर से कंट्रोल ना करते हो, और इस एंटायर प्रोसेस में कहीं ना कहीं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के किसी ना किसी पार्ट का इन्वॉल्वमेंट देखा जाए, तो हम देखेंगे बच्चों या तो वो ब्रेन स्टेम हो सकता है या फिर हमारी स्पाइनल कॉर्ड हो सकती है, देन दिस एंटायर प्रोसेस विल बी रेफर्ड टू एज रिफ्लेक्स एक्शन। एक बार फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, किसी पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन के रिस्पेक्ट में अगर हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट विदाउट कॉन्शियस एफर्ट इनवॉलंटरी रिस्पांस शो करता हो, जहां पर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के किसी ना किसी पार्ट का इन्वॉल्वमेंट ऑब्जर्व करते हैं, देन दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ स्टिमुलस इंड्यूस्ड रिस्पांस इज रेफर्ड टू एज रिफ्लेक्स एक्शन। एक काम करते हैं, पहले एनसीईआरटी के दोनों स्टेटमेंट्स को हम लाइन बाय लाइन यहां पर पढ़कर देखते हैं, आप कनेक्टेड रहेंगे। You must have experienced a sudden withdrawal of a body part which comes in contact with objects that are extremely hot, cold, pointed or animals that are scary or poisonous। और जो NCERT क्लियरली लिखती है the entire process of a response to a peripheral nervous stimulation that occurs involuntarily, that is without conscious effort or thought and requires the involvement of a part of central nervous system is called reflex action। बस इतना याद रखेंगे बच्चों, किसी भी पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन के रिस्पेक्ट में अगर हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट विदाउट कॉन्शियस एफर्ट यानी इनवॉलंटरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के किसी पार्ट के इन्वॉल्वमेंट से अगर कोई रिस्पांस शो करता है, देन दैट एंटायर प्रोसेस विल बी रेफर्ड टू एज रिफ्लेक्स एक्शन। देखिए बच्चों ये तो एनसीईआरटी का तरीका था रिफ्लेक्स एक्शन टर्म को डिफाइन करने का। अब मैं आपको बहुत आम भाषा में बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में रिफ्लेक्स एक्शन टर्म को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप कनेक्टेड रहेंगे बच्चों। बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन टर्म में दो टर्म्स को हम यहां पर इंक्लूड करते हैं, एक होता है रिफ्लेक्स, एक होता है एक्शन। पहले बच्चों हम एक्शन टर्म को यहां पर समझ रहे हैं, बहुत सिंप्लीफाइड वे है, आप कनेक्टेड रहेंगे बच्चों। आपने देखा भी होगा फिल्म इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप की मूवीज रिलीज होती हैं बच्चों, कुछ कॉमेडी मूवीज होती हैं, कुछ हॉरर मूवीज होती हैं, कुछ एक्शन मूवीज होती हैं। आपने देखा होगा बच्चों जो एक्शन मूवीज होती हैं उनमें लड़ाई झगड़ा दिखाया जाता है, उनमें हीरो और विलेन के बीच में फाइटिंग दिखाई जाती है। जब एक किसी को पंच मारता है तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरा उस पहले वाले को फिर से पंच मारता है, यानी कि पहले वाले ने अगर स्टिमुलस दिया है तो फिर अगला वाला उस स्टिमुलस के रिस्पेक्ट में रिस्पांस शो करता है। तो देखिए बच्चों अगर स्टिमुलस हो और उस स्टिमुलस के रिस्पेक्ट में रिस्पांस अगर शो होता हो, देन सच एक्टिविटी इज रेफर्ड टू एज एक्शन। बस इतना याद रखेंगे बच्चों, स्टिमुलस हो और उस स्टिमुलस के रिस्पेक्ट में अगर रिस्पांस जनरेट होता हो तो उस एक्टिविटी को एक्शन कहा जाता है। अब देखिए बच्चों रिफ्लेक्स टर्म के यहां पर हम मीनिंग्स को समझने की कोशिश करें, आप ध्यान सुनेंगे। अगर ये एंटायर एक्टिविटी बहुत फास्ट हो जाया करेगी, देन सच एक्शन वुड बी टर्म्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन हमारी बॉडी के नॉर्मल एक्शंस के कंपैरिजन में फास्ट होते हैं, यानी कि स्टिमुलस मिला और रिस्पांस आ जाता है। अगर ये एंटायर प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है, देन सच एक्शंस वुड बी नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। अगला पॉइंट समझिए बच्चों, अगर ये पूरी एक्टिविटी अचानक हो जाती है, अगर ये पूरी एक्टिविटी अपने आप हो जाती है, ऑटोमेटिक होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, ध्यान सुनिए बच्चों, अगर स्टिमुलस मिलने पर हमारी बॉडी रिस्पांस शो करती है, यानी ये तो हुआ एक्शन। अगर ये एक्शन अचानक हो जाए, अगर ये अपने आप हो जाए, यानी विदाउट कॉन्शियस एफर्ट, यानी अगर आप उस एक्शन को विल पावर से कंट्रोल नहीं करते हैं, यानी कि अगर वो एक्शन इनवॉलंटरी होता है, देन सच एक्शन वुड बी नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बच्चों जरूर याद रखेंगे, ऑल द रिफ्लेक्स एक्शंस आर इनवॉलंटरी एक्शंस ऑफ आवर बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन अगर कोई होगा तो वो हमेशा इनवॉलंटरी एक्शन देखा जाता है। चलिए बच्चों अब मैं आपको दो पॉइंट्स और समझाने जा रहा हूं, आपकी मेडिकल कॉलेज की बुक्स हैं, आप इनको ध्यान सुनेंगे। रिफ्लेक्स एक्शंस हमेशा अनप्लान्ड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को दर्शाते हैं। ध्यान सुनो बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन में पहली बात तो कुछ इवेंट्स होते हैं और वो इवेंट्स हमेशा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, अगर मेरे हाथ पर कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट टच होगा तो आप जानते हैं सडन हाथ का विड्रॉल देखने को मिलेगा। देखिए बच्चों इस रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान कुछ इवेंट्स हुए हैं और वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही होंगे। सबसे पहले तो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट का टच होना, यानी मेरे बॉडी पार्ट को स्टिमुलस मिलना होगा, फिर यहां से सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेकर सीएनएस में जाएगा, फिर वो सेंसरी न्यूरॉन अपने मैसेज को मोटर न्यूरॉन को ट्रांसफर करेगा, फिर मोटर न्यूरॉन इंपल्स वापस लेकर उस पार्ट पर पहुंचेगा और यहां की मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, जिससे इस पार्ट में मूवमेंट देखने को मिलेगा, इस पार्ट का विड्रॉल होगा, यानी रिस्पांस जनरेट होगा। तो आपने देखा बच्चों इस विड्रॉल रिफ्लेक्स में कुछ इवेंट्स हुए हैं, लेकिन वो इवेंट्स एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि रिस्पांस पहले आएगा और स्टिमुलस बाद में मिलेगा। आपने देखा बच्चों पहले स्टिमुलस होगा और फिर रिस्पांस जनरेट होगा, यानी कि किसी भी रिफ्लेक्स एक्शन में जो इवेंट्स होते हैं वो हमेशा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होते हैं। और खास बात बच्चों, ये जो इवेंट्स होते हैं ये अनप्लान्ड होते हैं, यानी आप कभी भी रिफ्लेक्स एक्शन की प्लानिंग नहीं करते। ऐसा कभी नहीं होगा बच्चों। मान लेते हैं ऐसा नहीं होगा कि मैं आपसे ये कहूं कि बच्चों अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक्जैक्टली 10 मिनट के बाद यहां पर आप मेरे हाथ पर एक हॉट ऑब्जेक्ट टच करना और फिर मैं आपको अपने हाथ का विड्रॉल होते हुए दिखाऊंगा, तो आप उसे रिफ्लेक्स एक्शन नहीं कहेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शंस आर ऑलवेज अनप्लान्ड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ये अचानक होते हैं, अपने आप होते हैं। अब देखिए बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन का लास्ट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनिए। रिफ्लेक्स एक्शंस हैव नो एडवर्स इफेक्ट्स, यानी बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन का कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। तो मैं आपको समझाना चाहूंगा बच्चों, अगर रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होते तो शायद हार्मफुल इफेक्ट्स यानी एडवर्स इफेक्ट्स देखे जा सकते थे। जैसे बच्चों अगर मान लेते हैं मेरे इस बॉडी पार्ट पर कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच होता है, अगर मान लेते हैं रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता, अगर मैं अपने उस हाथ को हॉट ऑब्जेक्ट के टच होते ही अचानक से विड्रॉ नहीं कर पाता, तो हो सकता है उस हॉट ऑब्जेक्ट के मेरे हाथ को लंबे समय तक टच करने की वजह से मेरा यहां का जो स्किन वाला पार्ट है वो बर्न हो सकता था, यहां के टिश्यूज डैमेज हो सकते थे, एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते थे। यानी हमने देखा बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन का कभी भी कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है, उल्टा ये तो हमारी बॉडी को एडवर्स इफेक्ट होने से बचाते हैं। आप कनेक्टेड रहेंगे बच्चों, यहां पर मैं आपको रिफ्लेक्स एक्शन टर्म की डेफिनेशन समझा रहा हूं, आप इसका याद रखेंगे। स्टिमुलस मिलने पर रिस्पांस आता है, उसे कहते हैं एक्शन। अगर ये एक्शन फास्ट हो, अगर ये एक्शन अचानक हो, अगर ये एक्शन अपने आप हो, अगर एक्शन को आप विल पावर से कंट्रोल ना करते हो, अगर इन एक्शंस की आपने कोई प्लानिंग ना की हो और अगर ये एक्शंस कोई भी एडवर्स इफेक्ट शो ना करते हो, देन ऑल सच एक्शंस वुड बी नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। उम्मीद करता हूं आपको रिफ्लेक्स एक्शन टर्म की डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब चलिए बच्चों मैं एनसीईआरटी के उसी पैराग्राफ के अगले स्टेटमेंट के बारे में आपको बता रहा हूं, आप कनेक्टेड रहेंगे। मैंने कहा
रिफ्लेक्स एक्शन में हम दो चीजों की बात कंपलसरी करेंगे बच्चों, एक तो होगा स्टिमुलस और एक होगा रिस्पांस। बिना स्टिमुलस और रिस्पांस के आप रिफ्लेक्स एक्शन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इसलिए बच्चों एनसीईआरटी क्लियरली लिखती है एटलीस्ट या फिर हम कह सकते हैं मिनिमम 2 न्यूरॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ एनी रिफ्लेक्स एक्शन। हम यहां पर मेंशन किया बच्चों एटलीस्ट और मिनिमम 2 न्यूरॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ एनी रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि किसी भी रिफ्लेक्स एक्शन को पूरा करने के लिए कम से कम 2 न्यूरॉन तो होने जरूरी है। लेकिन देखिए बच्चों सिर्फ 2 न्यूरॉन के होने से काम नहीं चलेगा, उन दो में भी कंफर्म है एक सेंसरी न्यूरॉन होना चाहिए यानी एफरेंट न्यूरॉन होना चाहिए और एक मोटर यानी इफरेंट न्यूरॉन होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, सेंसरी न्यूरॉन होगा तभी वो स्टिमुलस को सेंड करवा पाएगा और जब मोटर न्यूरॉन होगा तभी उसकी वजह से रिस्पांस जनरेट हो पाएगा। मैंने आपको कहा बच्चों किसी भी रिफ्लेक्स एक्शन में दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स का होना जरूरी है, एक स्टिमुलस होगा और फिर उस स्टिमुलस के रिस्पेक्ट में रिस्पांस जनरेट होगा। इसलिए मैं आपके सामने फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, किसी भी रिफ्लेक्स एक्शन को पूरा करने के लिए कम से कम 2 न्यूरॉन्स का होना जरूरी है, उन दो में भी कम से कम एक सेंसरी और एक मोटर न्यूरॉन का होना कंपलसरी है। सेंसरी न्यूरॉन स्टिमुलस को ले जाने के लिए होगा जबकि मोटर न्यूरॉन रिस्पांस को जनरेट करवाने के लिए होगा। अब देखिए बच्चों एक सेंसरी और एक मोटर का होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनके होने से काम नहीं चलेगा बच्चों, इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में कम्युनिकेशन होना भी जरूरी है, इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में इंटीग्रेशन भी होना जरूरी है, इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में इंफॉर्मेशन शेयरिंग यानी सिनेप्स होना भी जरूरी है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, किसी भी रिफ्लेक्स एक्शन को पूरा करने के लिए कम से कम 2 न्यूरॉन्स होना जरूरी है, एक सेंसरी फॉर स्टिमुलस एक मोटर फॉर रिस्पांस, और उन दोनों न्यूरॉन के बीच में इंटीग्रेशन यानी सिनेप्स होना जरूरी है। अब देखिए बच्चों हम रिफ्लेक्स एक्शन को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करने जा रहे हैं। पहला तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटीग्रेशन। मैंने आपसे क्या कहा, सेंसरी और मोटर के बीच में इंटीग्रेशन होना जरूरी है। अब बच्चों ये इंटीग्रेशन दो अलग अलग तरीके से हो सकता है ये इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाए या फिर हो सकता है ये इंटीग्रेशन इनडायरेक्ट हो जाए। अब देखिए बच्चों अगर सेंसरी मोटर के बीच में होने वाला इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है, इसका मतलब ये हुआ सेंसरी का इंफॉर्मेशन अगर डायरेक्टली मोटर में ट्रांसफर हो जाया करती है, यानी कि यहां पर इंटर न्यूरॉन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं देखा जाएगा। और देखिए बच्चों सेंसरी का मैसेज अगर डायरेक्टली मोटर पर ट्रांसफर हो जाएगा तो कह सकते हैं यहां पर कितने सिनेप्स बने, ओनली 1 सिनेप्स। तो ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन जिनमें सेंसरी और मोटर के बीच में डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता हो, सच रिफ्लेक्स एक्शन विल बी नोन एज मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन, और ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन में इंटर न्यूरॉन्स इन्वॉल्वड नहीं होंगे। ऑन द अदर हैंड, सुनिए बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन को पूरा करना है तो सेंसरी और मोटर के बीच में इंटीग्रेशन होना जरूरी है। अगर ये इंटीग्रेशन इनडायरेक्ट होता है, यानी कि अगर ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन जिसमें इंटीग्रेशन में इंटर न्यूरॉन्स का इन्वॉल्वमेंट देखा जाएगा, तो जाहिर सी बात है बच्चों यहां पर कम से कम 2 सिनेप्स तो बनेंगे। जाहिर सी बात है सेंसरी और इंटर न्यूरॉन के बीच में एक बनेगा, फिर इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में दूसरा सिनेप्स बनेगा। तो ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन जहां पर सेंसरी और मोटर के बीच में इनडायरेक्ट इंटीग्रेशन होता हो, जहां पर इंटर न्यूरॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता हो, तो ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन में एक से ज्यादा सिनेप्स बनते हैं। सो सच रिफ्लेक्स एक्शन विल बी नोन एज पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन। आपको इतना याद रखना है, किसी भी रिफ्लेक्स एक्शन को पूरा करने के लिए कम से कम 2 न्यूरॉन तो होने चाहिए, एक सेंसरी और एक मोटर होना चाहिए। अगर इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है तो मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन, अगर इंटीग्रेशन इनडायरेक्ट होता है इट विल बी नोन एज पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन। चलिए बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन को अलग बेसिस पर मैं क्लासिफाई करने जा रहा हूं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ इंटीग्रेशन। ये तो कंफर्म है सेंसरी और मोटर के बीच में इंटीग्रेशन होना जरूरी है, लेकिन ये इंटीग्रेशन हो कहां रहा है उस बेसिस पर रिफ्लेक्स एक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए बच्चों अगर इंटीग्रेशन ब्रेन स्टेम में कहीं होता हो, जैसे कि हमारे मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, अगर इंटीग्रेशन ब्रेन स्टेम में कहीं होगा देन सच रिफ्लेक्स एक्शन विल बी नोन एज क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन, और अगर इंटीग्रेशन स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में होगा देन सच रिफ्लेक्स एक्शन विल बी नोन एज स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। आप बस इतना याद रखेंगे, अगर इंटीग्रेशन डायरेक्ट होगा तो मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन, अगर इंटीग्रेशन इनडायरेक्टली होगा तो पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन, अगर इंटीग्रेशन ब्रेन स्टेम में होगा तो क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन, अगर इंटीग्रेशन स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में होगा तो स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। अब देखिए बच्चों यहीं पर हमने रिफ्लेक्स एक्शन को जो क्लासिफाई किया है उसको हम डिटेल में यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। हमने हेडिंग लिखा है बच्चों टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। पहले मैंने लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ साइट, मैं आपको बता चुका हूं अगर इंटीग्रेशन ब्रेन स्टेम में होता है सच रिफ्लेक्स एक्शन विल बी नोन एज क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन, अगर इंटीग्रेशन स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में होगा तो हम कहेंगे स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। अब देखिए बच्चों इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हम ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, आप ध्यान सुनेंगे, नाम से पता चल रहा है क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन वो होंगे जिन्हें ब्रेन कंप्लीट करता होगा, जबकि स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे होंगे जिन्हें स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीट करती है। तो पहला पॉइंट समझिए बच्चों, क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंप्लीटेड बाय ब्रेन या फिर कह सकते हैं ब्रेन स्टेम, ऑन द अदर हैंड स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंप्लीटेड बाय स्पाइनल कॉर्ड। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन तो दोनों ही है, तो नॉर्मल एक्शन से कंपैरिजन में तो दोनों ही फास्ट होंगे, पर इन दोनों का आपस में कंपेयर करें बच्चों तो इनमें स्पाइनल रिफ्लेक्स बहुत ज्यादा फास्ट रिफ्लेक्स होते हैं, इनके कंपैरिजन में क्रेनियल रिफ्लेक्स थोड़े स्लो एक्शन होते हैं। यानी बच्चों क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन स्लो एक्शन होते हैं, इनको कंप्लीट करने के लिए किसी प्रकार की अर्जेंसी की जरूरत नहीं होती। हमने यहां पर मेंशन किया बच्चों नो अर्जेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर दीस एक्शंस, दीस आर वेरी स्लो एक्शंस। ऑन द अदर हैंड जो स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं अर्जेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर दीस एक्शंस, दीस आर वेरी फास्ट एक्शन। देखिए बच्चों मैं आपको एग्जांपल्स की मदद समझा रहा हूं, आपको इजीली समझ आएगा। याद कीजिए क्रेनियल रिफ्लेक्स है कंट्रोल्ड बाय ब्रेन स्टेम, और ब्रेन स्टेम में हम मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था बच्चों मेडुला ऑब्लोंगेटा में हम कुछ रिफ्लेक्स एक्शन के कंट्रोलिंग सेंटर्स की बात करते हैं। हमने देखा बच्चों जैसे कि यॉर्निंग रिफ्लेक्स, जैसे कि वॉमिटिंग रिफ्लेक्स, जैसे कि कफिंग रिफ्लेक्स, जैसे कि सलाइवेशन रिफ्लेक्स। तो देखिए बच्चों ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ये स्लो एक्शन होते हैं। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, जैसे कि वॉमिटिंग रिफ्लेक्स आपके बच्चों डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में एनसीईआरटी डिसऑर्डर्स में लास्ट में क्लियरली मेंशन करती है वॉमिटिंग हेडिंग के अंदर ए फीलिंग ऑफ नोजिया प्रीसीड्स वॉमिटिंग। यानी बच्चों वॉमिट होना तो एक रिस्पांस है, लेकिन उस रिस्पांस का जो स्टिमुलस बच्चों में काफी देर पहले मिल जाया करता है। हमारा जो दिल है, हमारा जो जी है वो पहले ही घबराने लग जाया करता है, हमें एक नोजिया वाली फीलिंग पहले ही महसूस हो जाती है, यानी दैट इज द स्टिमुलस। लेकिन उसका जो रिस्पांस बच्चों यानी कि वॉमिट हो जाना जरूरी नहीं है कि स्टिमुलस मिलते ही आप तुरंत रिस्पांस दें। यहां पर स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच में थोड़ा टाइम इंटरवल लिया जा सकता है। सच एक्शंस आर क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन। ऑन द अदर हैंड जो स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं यहां पर स्टिमुलस मिलते ही तुरंत रिस्पांस का आना कंपलसरी है। जैसे बच्चों विड्रॉल रिफ्लेक्स, आप जानते हैं जैसे ही कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच होगा तुरंत उस पार्ट का विड्रॉल होना कंपलसरी है, यहां पर आप बीच में टाइम इंटरवल को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों कितना याद रखेंगे बच्चों, क्रेनियल रिफ्लेक्स स्लो एक्शन होते हैं, जैसे कि सलाइवेशन रिफ्लेक्स, अच्छे खाने को देखना स्टिमुलस है और उसके रिस्पेक्ट में सलाइवा का सिक्रेशन होना ये एक रिस्पांस बच्चों, और ये एक स्लो एक्शन होगा। जैसे हमने देखा बच्चों वॉमिटिंग रिफ्लेक्स ये क्रेनियल रिफ्लेक्स है, जबकि स्पाइनल रिफ्लेक्स बहुत ही फास्ट रिफ्लेक्स होते हैं, जैसे कि विड्रॉल रिफ्लेक्स। अब देखिए बच्चों अब हम रिफ्लेक्स एक्शन को एक और बेसिस पर क्लासिफाई करने जा रहे हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस। अब ध्यान सुनिए बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन को प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, एक तो होगा कंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन और एक होगा अनकंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन। पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों दैट इज कंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन। नाम से पता चल रहा है बच्चों ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन होंगे जिनको पूरा करने की कोई ना कोई कंडीशन होती होगी। अब ध्यान सुनिए ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन है जिनको पूरा करने की कोई ना कोई प्रीवियस कंडीशन है।
और कंडीशन ये है कि उन एक्टिविटीज का आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस होना जरूरी है, कंपलसरी है। अगर उन एक्टिविटीज का प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं होगा तो शायद आप उस रिफ्लेक्स सेक्शन को पूरा नहीं कर पाएंगे। देखिए बच्चों, हम इसको एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि हम स्विमिंग की बात कर सकते हैं, साइकिलिंग की बात कर सकते हैं, डांसिंग की बात कर सकते हैं, सिंगिंग की बात कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल की मदद समझाता हूं, जैसे कि साइकिलिंग। मान लेते हैं कि आज आप साइकिल चला रहे हैं। जाहिर सी बात बच्चों, आज आप साइकिल में एक्सपर्ट हैं, आप काफी सालों से साइकिल चलाते आ रहे हैं। अभी बच्चों, आज आप साइकिल चला रहे हैं, मान लेते हैं आपका ध्यान सड़क पर नहीं है, आपका ध्यान इधर उधर है, आप फ्री माइंड से साइकिल चला रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा बच्चों, अचानक से अगर आपकी साइकिल के सामने कोई गाय आ जाती है या फिर कोई छोटा बच्चा आ जाएगा तो तुरंत आपके जो हाथ है वो ब्रेक्स को अप्लाई करेंगे। एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। और देखिए बच्चों, आज जो आपने रिफ्लेक्स एक्शन पूरा किया है, इसकी ये कंडीशन है कि आपको साइकिलिंग का प्रीवियस एक्सपीरियंस था, आपको ये मालूम था कि ब्रेक कैसे लगाए जाते हैं, तभी आज आप उन रिफ्लेक्स एक्शन को पूरा कर पाए हैं। बस इतना याद रखेंगे, ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन जिनको पूरा करने की ये कंडीशन है कि उन एक्टिविटीज का हमारे पास प्रीवियस एक्सपीरियंस होना जरूरी है। लेकिन खास बात है बच्चों, कंडीशन रिफ्लेक्स में जिन एक्टिविटीज की हम बात करते हैं शुरुआती दौर में, एट द टाइम ऑफ लर्निंग, सच एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम। लेकिन जैसे जैसे उन एक्टिविटीज का परफेक्शन हो जाता है, वो जो एक्टिविटीज है वो सेरिबेलम कंट्रोल करने लगता है और वो एक्टिविटीज इनवॉलंटरी हो जाया करती है। हमने यहां पर लिखा भी बच्चों, इनिशियली दीस एक्शंस आर वॉलंटरी एट द टाइम ऑफ लर्निंग बट आफ्टर परफेक्शन दे बिकम इनवॉलंटरी नेचर। अब देखिए बच्चों, खास बात यह है, जो कंडीशन रिफ्लेक्स है उनको सबसे पहले इवान पावलोव जी ने स्टडी किया था डॉग पर एक खूबसूरत एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए। एक काम करते हैं, जल्दी से हम उस एक्सपेरिमेंट को यहां पर समझ लेते हैं। और उससे पहले आप मुझे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए बच्चों। एक तरफ मान लेते हैं आपके सामने टेबल पर एक स्वादिष्ट फूड रखा हुआ है जिसे आप देख पा रहे हैं, जिसे आप स्मेल कर पा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके सामने अगर हम किसी घंटी को बजाते हैं, एक बेल है जो रिंग हो रही है। अब मुझे सोच बताइए बच्चों, दोनों ही कंडीशन में से किस कंडीशन के रिस्पांस में आपके मुंह में पानी आएगा, यानी आप सलाइवेशन शो करेंगे। तो जाहिर सी बात है बच्चों, आपके अंदर सलाइवेशन जनरेट होगा फर्स्ट सिचुएशन को देखकर, यानी कि फूड को देखकर या फिर फूड के फ्रेग्रेंस को स्मेल कर। तो देखिए बच्चों, इवान पावलोव जी ने डॉग पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में। ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, उन्होंने क्या किया, पहले केस में उन्होंने डॉग के सामने फूड को रखा है, तो जाहिर सी बात है उस फूड को देखकर या उसकी फ्रेग्रेंस लेकर डॉग में सलाइवेशन ऑब्जर्व किया गया। दूसरी सिचुएशन में उन्होंने फूड को नहीं रखा है, यहां पर डॉग के सामने सिर्फ बेल को रिंग किया है, तो जाहिर सी बात है यहां पर डॉग में सलाइवेशन ऑब्जर्व नहीं किया गया। लेकिन थर्ड केस में बहुत इंटरेस्टिंग है, उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने डॉग के सामने पहले बेल को रिंग किया, लेकिन बेल को रिंग करने के तुरंत बाद ही उन्होंने डॉग के सामने फूड को लाकर रख दिया है और फूड को देखकर या उसकी फ्रेग्रेंस से डॉग में फिर से सलाइवेशन देखा गया है। लेकिन फोर्थ केस में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट बच्चों, फोर्थ केस में इवन इन द एब्सेंस ऑफ फूड, जब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बेल को रिंग किया है तब भी डॉग के अंदर सलाइवेशन देखा गया है, यानी रिफ्लेक्स एक्शन देखा गया है। डॉग ने ये रिफ्लेक्स एक्शन इसलिए शो किया है क्योंकि इस एक्टिविटी का डॉग के पास प्रीवियस एक्सपीरियंस था, या फिर थर्ड केस में डॉग में लर्निंग डेवलप हुई थी कि बेल जब बजती है तो उसकी थोड़ी देर बाद फूड आ जाया करता है। अब इसमें याद रखेंगे बच्चों, ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन जिनको पूरा करने की ये कंडीशन है कि उन एक्टिविटीज का आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। सच रिफ्लेक्स एक्शंस आर रेफर्ड टू एज कंडीशन रिफ्लेक्स। बच्चों, दूसरे टाइप के रिफ्लेक्स की बात करते हैं, दैट इज अनकंडीशनड रिफ्लेक्स। नाम से पता चल रहा है ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन जिनको पूरा करने की कोई कंडीशन नहीं है, यानी वो रिफ्लेक्स एक्शन है जिनके लिए आपको उन एक्टिविटीज का प्रीवियस एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है। कई सारे एग्जांपल बच्चों, जैसे कि हम स्नीजिंग रिफ्लेक्स की बात कर सकते हैं, कफिंग रिफ्लेक्स की बात कर सकते हैं, यॉर्निंग रिफ्लेक्स की बात कर सकते हैं, ऑपोजिट पार्टनर के लिए सेक्सुअल अट्रैक्शन, सेक्सुअल बिहेवियर की बात कर सकते हैं। कुछ बर्ड्स में माइग्रेशनल एक्टिविटीज भी देखी जाती है। बस याद रखेंगे, अगर प्रीवियस एक्सपीरियंस की जरूरत है तो उन्हें कहा जाता है कंडीशन रिफ्लेक्स, अगर प्रीवियस एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है तो उन्हें कहा जाएगा अनकंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन। अब देखिए यहां पर हमने रिफ्लेक्स एक्शन टर्म को समझा, हमने रिफ्लेक्स एक्शन को क्लासिफाई किया, और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म ले चलता हूं, दैट इज रिफ्लेक्स आर्क। बच्चों, रिफ्लेक्स आर्क की डेफिनेशन सुनिए, The pathway of completion of any reflex action is known as a reflex arc। बच्चों, एनसीईआरटी ने हेडिंग लिखा था reflex action and reflex arc। reflex action हम समझ चुके हैं, अब हम बात करें बच्चों reflex arc। आप ध्यान से सुनेंगे, the pathway of completion of any reflex action is known as a reflex arc, यानी कि किसी भी reflex action को पूरा करने के लिए आपकी impulses जो एक definite pathway travel करती है, that pathway is referred to as a reflex arc। अब देखिए बच्चों, जैसे कि withdrawal reflex में पहले स्टिमुलस मिलता है, सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेकर जाता है, मोटर न्यूरॉन मैसेज लेकर आता है और रिस्पांस जनरेट हो जाया करता है। तो इस रिफ्लेक्स एक्शन को पूरा करने के लिए हमारी इंपल्सेस जो एक डेफिनेट पाथवे ट्रैवल करती है, दिस पाथवे इज रेफर्ड टू एज अ रिफ्लेक्स आर्क। और देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू मेडिकल कॉलेजेस की बुक, एक इंपॉर्टेंट चीज समझे, किसी भी रिफ्लेक्स आर्क में हम 5 कंपोनेंट्स की बात करते हैं और ये पांचों कंपोनेंट्स एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। पांचों के पांचों कंपोनेंट्स का होना कंपलसरी है। तो मैं आपको पहले समझाना चाहूंगा बच्चों, द कंपोनेंट्स ऑफ ए रिफ्लेक्स आर्क। सबसे पहला कंपोनेंट जो होगा बच्चों, दैट इज अ सेंसरी रिसेप्टर। सेंसरी रिसेप्टर उस बॉडी पार्ट को, उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है जो कि स्टिमुलस को रिसीव करता है। फिर दूसरी बात देखिए बच्चों, उस सेंसरी रिसेप्टर से कनेक्टेड होना चाहिए एक सेंसरी न्यूरॉन, यानी एफरेंट न्यूरॉन, जो उस स्टिमुलस को हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाएंगे। यानी किसी भी रिफ्लेक्स एक्शन में, किसी भी रिफ्लेक्स आर्क में 5 कंपोनेंट्स का होना कंपलसरी बच्चों। पहला होता है सेंसरी रिसेप्टर जो स्टिमुलस को रिसीव करेगा, दूसरा होगा सेंसरी नर्व फाइबर्स जो मैसेज को सीएनएस तक लेकर जाएंगे, और तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बच्चों दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। याद कीजिए, एनसीईआरटी ने लिखा था रिफ्लेक्स एक्शन में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के किसी पार्ट का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं। खास बात बच्चों, ये जो सीएनएस यहां पर लिखा है, या तो ये ब्रेन स्टेम हो सकता है इन द केस ऑफ क्रेनियल रिफ्लेक्सेशन, या फिर ये स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर हो सकता है इन द केस ऑफ स्पाइनल रिफ्लेक्सेशन। और देखिए बच्चों, ये वो पार्ट होगा जहां पर सेंसरी और मोटर के बीच में इंटीग्रेशन होगा, इसलिए बच्चों इसे मैं इंटीग्रेशन सेंटर नाम दे रहा हूं। आप ध्यान सुनेंगे, सबसे पहले रिसेप्टर होगा, फिर वहां से मैसेज ले जाने के लिए सेंसरी न्यूरॉन होगा, फिर वो इंटीग्रेशन सेंटर होगा जहां पर सेंसरी और मोटर के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर होगी, यानी वहां पर सिनेप्स का फॉर्मेशन होगा। फिर नंबर 4 होगा बच्चों मोटर न्यूरॉन जो इंटीग्रेशन सेंटर से वापस मैसेज लेकर आएगा, और लास्ट में होगा बच्चों दैट इज इफेक्टर। इफेक्टर उस बॉडी पार्ट को, उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है जो रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान रिस्पांस शो करता है। जैसे बच्चों विड्रॉल रिफ्लेक्स एग्जांपल मैंने आपको बताया था, अगर मेरे हाथ पर पिन चुभता है तो तुरंत हाथ का विड्रॉल होता है। इस केस में तो रिसेप्टर भी यही हाथ है और इफेक्टर भी यही हाथ है। देखिए बच्चों, जो स्टिमुलस को रिसीव करता है उसे कहते हैं रिसेप्टर, और जो रिस्पांस शो करता है उसे कहते हैं इफेक्टर। तो बस इतना याद रखेंगे, किसी भी रिफ्लेक्स एक्शन को पूरा करने में जो इंपल्सेस एक डेफिनेट पाथवे ट्रैवल करते हैं उसे कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क। और आपसे रिफ्लेक्स आर्क के कंपोनेंट्स पूछे जाएंगे, आप याद रखेंगे बच्चों 5 कंपोनेंट्स होंगे, पांचों का सीक्वेंस में अरेंज होना बहुत जरूरी है। रिसेप्टर होगा, सेंसरी न्यूरॉन होगा, इंटीग्रेटिंग सेंटर होगा, मोटर न्यूरॉन होगा और इफेक्टर होगा। अब एक और खास बात सुनिए बच्चों, हमने रिफ्लेक्स एक्शन को अलग-अलग बेसिस पर क्लासिफाई किया था, मोनोसिनेप्टिक, पॉलीसिनेप्टिक, क्रेनियल रिफ्लेक्स, स्पाइनल रिफ्लेक्स, कंडीशन रिफ्लेक्स, अनकंडीशनड रिफ्लेक्स। अब देखिए बच्चों, यहां पर मैं रिफ्लेक्स एक्शन को एक लास्ट बेसिस पर क्लासिफाई करने जा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ इफेक्टर। देखिए बच्चों, इफेक्टर वो बॉडी पार्ट है जो कि रिस्पांस शो करता है, पर ये इफेक्टर आखिर कैसा है? ये इफेक्टर बॉडी का कोई वॉलंटरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है, कोई इनवॉलंटरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है। जैसे बच्चों, अगर पिन चुभता है, हाथ हटा, ये जो हाथ हटा है बच्चों, हटा तो इनवॉलंटरी है, लेकिन जो हटा है वो हाथ है, और हाथ कैसा बच्चों? एक वॉलंटरी स्ट्रक्चर है। तो अगर इफेक्टर वॉलंटरी स्ट्रक्चर होता है, सच रिफ्लेक्स एक्शंस वुड बी नोन एज सोमैटिक रिफ्लेक्स एक्शन। ऑन द अदर हैंड, अगर इफेक्टर कोई इनवॉलंटरी पार्ट होगा, जैसे बच्चों सलाइवेशन रिफ्लेक्स में
रिसेप्टर तो होती है हमारी आंखें जो स्टिमुलस को रिसीव करती हैं, पर जो हमारे इफेक्टर होते हैं वो होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स जो रिस्पांस शो करती हैं। और आप जानते हैं बच्चों सलाइवरी ग्लैंड्स इनवॉलंटरी स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो बस इतना याद रखेंगे, अगर इफेक्टर कोई वॉलंटरी पार्ट होगा तो उसे कहा जाएगा सोमैटिक रिफ्लेक्सेशन, और अगर इफेक्टर कोई इनवॉलंटरी बॉडी पार्ट होगा तो उन्हें कहा जाएगा ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेशन। तो एक बार फिर से समराइज करने जा रहा हूं, किसी भी रिफ्लेक्सेशन को पूरा करने के लिए कम से कम दो न्यूरॉन होना जरूरी है, उन दोनों के बीच में इंटीग्रेशन होना जरूरी है। सेंसरी और मोटर के बीच में इंटीग्रेशन अगर डायरेक्ट होगा तो मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेशन, इनडायरेक्ट होगा तो पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेशन। अगर इंटीग्रेशन ब्रेन स्टेम में होता है तो क्रेनियल रिफ्लेक्सेशन, स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में होगा तो स्पाइनल रिफ्लेक्सेशन। अगर प्रीवियस एक्सपीरियंस की जरूरत है तो कंडीशन रिफ्लेक्सेशन, अगर प्रीवियस एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है तो अनकंडीशनड रिफ्लेक्सेशन। और लास्टली अगर रिस्पांस शो करने वाला बॉडी पार्ट अगर इफेक्टर वॉलंटरी है तो उसे कहा जाएगा सोमैटिक रिफ्लेक्सेशन, अगर वो इफेक्टर इनवॉलंटरी बॉडी पार्ट है तो उसे कहा जाएगा ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेशन। अब चलिए बच्चों, हमें यहां पर रिफ्लेक्सेशन में लास्ट में जो स्टडी करना है वो है एक सोमैटिक रिफ्लेक्सेशन। गलती ना हो जाए बच्चों, सोमैटिक रिफ्लेक्सेशंस आर नॉट वॉलंटरी रिफ्लेक्सेशन। नहीं बच्चों, रिफ्लेक्सेशन तो हमेशा इनवॉलंटरी ही होंगे। सोमैटिक रिफ्लेक्स वो होते हैं जिनमें रिस्पांस शो करने वाला स्ट्रक्चर या जो इफेक्टर होता है वो वॉलंटरी होता है। अब देखो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सोमैटिक रिफ्लेक्स, उसमें एक कैटेगरी पढ़ने जा रहे हैं दैट इज स्ट्रेच रिफ्लेक्स। नाम से पता चला बच्चों, अगर हमारी किसी भी वॉलंटरी मसल में स्ट्रेचिंग होगी, या एनसीईआरटी का डायग्राम है, ध्यान से बच्चों, अगर किसी वॉलंटरी मसल में स्ट्रेचिंग होगी तो हमें दर्द होने लगेगा। तो उस दर्द को अगर आप कम करना चाहते हैं, उस एडवर्स इफेक्ट को अगर आप न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं तो हमारा टारगेट होगा जिस मसल में स्ट्रेचिंग हुई है उस मसल में फिर से क्या करवा दें, कॉन्ट्रैक्शन, ताकि वो अपने नॉर्मल पोजीशन पर आ जाए, ताकि हमारा दर्द खत्म हो जाए। तो क्या होता है बच्चों, सोमैटिक रिफ्लेक्स पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान सुनेंगे। अगर किसी वॉलंटरी मसल में स्ट्रेचिंग होती है तो हमारी बॉडी एक रिफ्लेक्स एक्शन शुरू करती है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेच रिफ्लेक्स। और इस रिफ्लेक्स का सिर्फ ये मकसद होता है जिस मसल में स्ट्रेचिंग हुई है उस मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाना, ताकि हमारा दर्द खत्म हो जाए। और देखो बच्चों, स्ट्रेच रिफ्लेक्स का एक क्लासिकल एग्जांपल पढ़ने जा रहे हैं दैट इज नी जर्क रिफ्लेक्स। इसे नी जर्क क्यों कहा जाता है अभी हम समझेंगे, पर इसके दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आप जरूर याद रखेंगे बच्चों। नी जर्क रिफ्लेक्स एक मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स होता है। इसका मतलब ये हुआ यहां पर सेंसरी और मोटर के बीच में डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा, और साथ ही साथ नी जर्क रिफ्लेक्स एक स्पाइनल रिफ्लेक्स होता है। इसका मतलब ये हुआ सेंसरी और मोटर के बीच में जो इंटीग्रेशन होगा वो स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में देखा जाता है। तो देखो बच्चों, अब मैं आपको एनसीईआरटी पेज नंबर 322 फिगर नंबर 21.5 पर लिया हूं, जहां पर एनसीईआरटी ने क्लियर लिखा है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन शोइंग नी जर्क रिफ्लेक्स। अब देखो बच्चों, इस स्ट्रेच रिफ्लेक्स को, इस नी जर्क रिफ्लेक्स को समझते हैं, पहले डायग्राम को समझते हैं। आप ध्यान सुनेंगे, आपके सामने बच्चों नी वाला पोर्शन बनाया गया है। आप जानते हैं जो नी कैप बोन है उसे हम कहते हैं पटेला बोन। आप जानते हैं शैंक रीजन हम दो बोन्स की बात करते हैं, टिबिया और फिबुला, और हमारे थाई रीजन में हम लॉन्गेस्ट बोन की बात करते हैं दैट इज फीमर। अब खास बात देखिए बच्चों, यहां पर थाई रीजन में हमने दो मसल्स को रिप्रेजेंट किया है, एक तो फीमर के ऊपर की तरफ है, एक फीमर के नीचे की तरफ है। खास बात बच्चों, दिस इज अ पेयर ऑफ एंटागोनिस्टिक मसल। आई रिपीट, दिस इज अ पेयर ऑफ एंटागोनिस्टिक मसल। आप ध्यान से बच्चों, एंटागोनिस्टिक मसल्स वो होती हैं जिनमें ऑपोजिट फंक्शनिंग ऑब्जर्व की जाती है। मतलब ये हुआ बच्चों, किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर ऊपर वाली मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा तो कंपलसरी है उसी पर्टिकुलर टाइम पर नीचे वाली मसल में रिलैक्सेशन हो रहा होगा। हम रिवर्स बात कर सकते हैं, अगर नीचे वाली में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उस समय ऊपर वाली में रिलैक्सेशन हो रहा होगा। आप इतना रखना बच्चों, ऐसी मसल के जोड़े जिनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑपोजिट वे में परफॉर्म होते हुए ऑब्जर्व किए जाते हैं, सच पेयर इज नोन एज एंटागोनिस्टिक मसल। इसका एक और क्लासिकल एग्जांपल बच्चों बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स मसल। आप बस इतना याद रखेंगे, ये जो मसल्स आपके सामने बनाई गई है थाई रीजन में, ये एंटागोनिस्टिक मसल होती है। अभी जो मैं शुरू करने जा रहा हूं नी जर्क रिफ्लेक्स, और उसके लिए हमें यहां पर स्टिमुलस प्रोवाइड करना होगा। तुमने क्या किया बच्चों, जो पटेला बोन है उस पर आपने हैमर को हिट किया है बच्चों। ये बड़ा वाला हथौड़ा नहीं है, आपने देखा होगा डॉक्टर के पास एक छोटा सा हैमर होता है ताकि वो यहां पर स्टिमुलस प्रोवाइड कर सके। इस रिफ्लेक्स को आप ध्यान से ऑब्जर्व करें बच्चों, देखिए क्या हुआ है, आपने इस पटेला पर हैमर को हिट किया है, हैमर को टैप किया, यानी आपने स्टिमुलस प्रोवाइड किया। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये पटेला बोन है और इस बोन के साथ इस मसल को व्हाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू का ये स्ट्रक्चर कनेक्ट कर रहा है, और ये क्या बच्चों, टेंडन है। याद करेंगे बच्चों, हमारे बोन और मसल को WFCT का स्ट्रक्चर कनेक्ट करता है जिसे हम कहते हैं टेंडन। तो क्या होगा, जैसे ही आप पटेला को स्टिमुलस देंगे वहां से जो स्टिमुलस है वो इस टेंडन पर ट्रांसफर होगा, और देखो ये टेंडन मसल से कनेक्टेड है। तो क्या होगा, स्टिमुलस देने पर आपके टेंडन में टेंशन जनरेट होगी और उस टेंशन का जो आपको प्रभाव है वो इस ऊपर वाली मसल पर देखने को मिलेगा, और उसकी वजह से उस मसल में स्ट्रेचिंग देखने को मिलती है। आप इतना याद रखना बच्चों, आपने यहां पर स्टिमुलस प्रोवाइड किया और उसकी वजह से जो ऊपर वाली मसल उसमें स्ट्रेचिंग हो चुकी है। अब देखिए, ऊपर वाली मसल में जैसे ही स्ट्रेचिंग होगी हमें दर्द होने लगा और हमारी बॉडी अब एक रिफ्लेक्स एक्शन शुरू करेगी जिसका नाम है स्ट्रेच रिफ्लेक्स। और इस रिफ्लेक्स का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना होगा, जिस मसल में स्ट्रेचिंग हुई है, ऊपर वाली मसल में स्ट्रेचिंग हुई है, तो उसी मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाना। और देखो बच्चों, जैसे ही ऊपर वाली मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा आप कह देंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन टर्मिनेट हो चुका है, उस रिफ्लेक्स एक्शन की रिफ्लेक्स आर्क वहीं पर कंप्लीट हो जाया करती है। अब देखो शुरू करने जा रहा हूं नी जर्क रिफ्लेक्स। पहला कंपोनेंट सेंसरी रिसेप्टर। क्या होता है बच्चों, इस ऊपर वाली मसल में कुछ स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर के बंडल होते हैं, उन्हें कहा जाता है मसल स्पिंडल। और क्या होता है बच्चों, मसल स्पिंडल मसल में किसी भी लेंथ में जो बदलाव होता है उसको डिटेक्ट करते हैं। अब इतना याद रखेंगे, मसल स्पिंडल इज अ बैंड ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर्स व्हिच डिटेक्ट्स चेंजेस इन द लेंथ इन द एंटायर मसल, यानी ये रिसेप्टर के तौर पर काम करेगा। आप इतना रखेंगे बच्चों, आपने यहां पर स्टिमुलस दिया हैमर को टैप कर, जिसकी वजह से इस एंटायर मसल में स्ट्रेचिंग होगी तो मसल स्पिंडल भी स्ट्रेच होगा, यानी रिसेप्टर ने स्टिमुलस को रिसीव कर लिया है, यानी मसल में खिंचाव हो चुका है। अब सेकंड कंपोनेंट देखिए बच्चों, इस मसल स्पिंडल से सेंसरी नर्व फाइबर अटैच्ड है। सेंसरी के एंसाइड लिखा बच्चों एफरेंट पाथवे। अब देखिए, ये सेंसरी नर्व फाइबर मैसेज लेकर स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में जा रहा है, और हम पढ़ चुके बच्चों सेंसरी नर्व फाइबर एंटर होंगे डॉर्सल साइड से। और याद कीजिए बच्चों, डॉर्सल रूट में यहां पर हमें गैंग्लिया देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लिया। तो पहला कंपोनेंट था मसल स्पिंडल सेंसरी रिसेप्टर जिसने स्टिमुलस को रिसीव किया है कि मसल में स्ट्रेचिंग हो चुकी है। दूसरा कंपोनेंट था सेंसरी रिसेप्टर जो मैसेज लेकर गया है मसल खिंच गई है। अब देखिए बच्चों, ये कहां पर गया है, स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में, यानी इंटीग्रेशन स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में होगा, यानी कह सकते हैं थर्ड कंपोनेंट इंटीग्रेशन सेंटर दैट इज ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अभी मैंने इसका नाम दिया बच्चों स्पाइनल रिफ्लेक्स। अब क्या होगा, ये जो सेंसरी न्यूरॉन है ये मोटर न्यूरॉन के साथ सिनेप्स बना रहा है। मैं प्लस साइन को यहां पर इंडिकेट कर रहा हूं बच्चों, यानी ये सेंसरी डायरेक्ट मोटर के साथ सिनेप्स बना रहा है, और डायरेक्ट बना रहा है यानी बच्चों मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेशन। अब देखना, इसने उस मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट कर दिया है। ये वही मोटर न्यूरॉन जो फिर से ऊपर वाली मसल में ही पहुंच रहा है। और क्या बच्चों, ये एक्सॉन इस मसल में आकर कुछ ब्रांचेस में डिवाइड होगा, इसके एक्सॉन टर्मिनल से एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, कई सारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर, वहां पर एक्साइटेटरी पोटेंशियल जनरेट होगा, मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ओवरऑल इस मसल में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो देखिए बच्चों, यहीं पर ये रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट होता है। ध्यान से सुनेंगे, मसल स्पिंडल रिसेप्टर, फिर एफरेंट पाथवे, फिर यहां पर इंटीग्रेशन सेंटर, डायरेक्ट मोटर न्यूरॉन के साथ यहां पर सिनेप्स बना है मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स, मोटर न्यूरॉन मैसेज लेकर उसी मसल में पहुंचा है, उस मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, हमारी स्ट्रेचिंग खत्म हो गई है, दर्द खत्म हो गया है, इसलिए इसका नाम दिया बच्चों मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स। पर यहां पर एक डाउट आता है, इस डायग्राम में एनसीईआरटी ने इंटर न्यूरॉन को भी शो किया। अब बच्चा डाउट पूछ सकता है कि सर अगर इंटर न्यूरॉन है तो ये तो पॉलीसिनेप्टिक होना चाहिए। नहीं बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा था, यहां पर इंटर
इंटरन्यूरॉन प्रेजेंट तो है पर वो इस रिफ्लेक्स सेक्शन की रिफ्लेक्स आर्क में इन्वॉल्व नहीं है। और मैं आपको बताऊं डिटेल में, एक्चुअली में आपने ऊपर वाली जो मसल स्ट्रेच हुई थी इस रिफ्लेक्सेशन की मदद से आपने उस मसल में तो कॉन्ट्रैक्शन करवा दिया, पर साथ ही साथ हमें नीचे वाली मसल में रिलैक्सेशन करवाना होगा। और इसमें रिलैक्सेशन करवाने में ये इंटरन्यूरॉन पार्टिसिपेट करता है, ये ऊपर वाली रिफ्लेक्स आर्क में इन्वॉल्व नहीं है। इसे हम कह रहे हैं ऊपर वाली जो रिफ्लेक्स आर्क है वो मोनोसिनेप्टिक। मैं आपको समझा देता हूं इसमें क्या होता है बच्चों। ये एक इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन होता है, ऐसा इंटरन्यूरॉन है जिसके एंड वाले पार्ट से इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। इसमें क्या होता है, ये जो सेंसरी नर्व फाइबर आया था इसकी एक और ब्रांच निकलती है बच्चों, एक्सॉन कोलेटरल। ये इस इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन को स्टिमुलस प्रोवाइड करती है, यहां लिख रहा हूं पॉजिटिव साइन। तो इस इंटरन्यूरॉन के एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, लेकिन फिर इस इंटरन्यूरॉन के एंड से रिलीज होगा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। मैंने यहां पर माइनस साइन को इंडिकेट किया और देखिए ये उस मोटर न्यूरॉन को इनहिबिट कर देगा जो नीचे वाली मसल को सप्लाई करता है, और नीचे वाली मसल में क्या हो जाएगा बच्चों, रिलैक्सेशन। तो बस याद रखेंगे ये इंटरन्यूरॉन ऊपर वाली रिफ्लेक्स आर्क में जिस मसल में स्ट्रेचिंग हुई थी उस मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाने वाली रिफ्लेक्स आर्क में पार्टिसिपेट नहीं करता है। दैट्स व्हाई दिस रिफ्लेक्सेशन इज ए मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेशन। अब देखो इसको नी जर्क क्यों कहा जाता है, आप ध्यान सुनिए। आपने देखा, आपने स्टिमुलस दिया, ऊपर वाली मसल स्ट्रेच हुई, स्ट्रेच रिफ्लेक्स ने ऊपर वाली मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवा दिया और साइमल्टेनियसली नीचे वाली मसल में रिलैक्सेशन करवाया गया। देखो क्या होगा, ऊपर वाली मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी और नीचे वाली रिलैक्स होगी तो उसकी वजह से हमारा पैर आगे की तरफ मूव होगा। और देखिए बच्चों, हथौड़े का पड़ना वो था स्टिमुलस, लेकिन पैर का आगे बढ़ना वो होगा रिस्पांस। तो ऐसा रिफ्लेक्सेशन जिसमें घुटने में हल्का सा झटका लगे, दैट इज नोन एज घुटना झटका रिफ्लेक्स, नी जर्क रिफ्लेक्स। आपको कितना याद रखना बच्चों, नी जर्क रिफ्लेक्स इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स एज वेल एज स्पाइनल रिफ्लेक्स। और एक और चीज सुनिए बच्चों, मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स में खास बात यह है, इन मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेशन रिस्पांस ऑलवेज अकर इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। यानी बच्चों जिस तरफ से स्टिमुलस आ रहा है रिस्पांस स्टिमुलस की तरफ जा रहा है। आप ध्यान से देखेंगे, स्टिमुलस इस तरह से आ रहा है तो रिस्पांस स्टिमुलस की तरफ जा रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स और नी जर्क रिफ्लेक्स। वैसे बच्चों पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स हमारे सिलेबस में डिटेल में नहीं है, पर इतना सा सुन लें, ऐसे रिफ्लेक्स सेक्शन जिनमें सेंसरी और मोटर बीच में इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं इंटरन्यूरॉन्स की मदद से होगा, इंपल्सेस जो होंगी वो एक से ज्यादा स्टेप से होकर गुजरेंगी, सच रिफ्लेक्स सेक्शन विल बी नोन एज पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स। और उसका क्लासिकल एग्जांपल बच्चों दैट इज विथड्रॉल रिफ्लेक्स। और पॉलीसिनेप्टिक विथड्रॉल के बारे में ऑपोजिट स्टेटमेंट सुन ले बच्चों, इन पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स सेक्शन रिस्पांस ऑलवेज अकर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। देखिए बच्चों, विथड्रॉल में अगर स्टिमुलस ऐसे आएगा तो रिस्पांस उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया था बच्चों, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। रिफ्लेक्स एक्शन टॉपिक के एंड होने पर हम सेंट्रल न्यूरल सिस्टम को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। याद कीजिए बच्चों, हमने ब्रेन के स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, हमने ब्रेन के सभी कंपोनेंट्स के फंक्शंस को स्टडी किया था, हमने स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर पढ़ा था, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन एज वेल एज ट्रांसवर्स सेक्शन, और आज हमने स्पाइनल कॉर्ड का एक बेहद इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज रिफ्लेक्स सेक्शन यहां पर कंप्लीट किया। चलिए बच्चों, अब मैं बात करने जा रहा हूं रिगार्डिंग पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। वैसे पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम बनता था क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, और ये वाला पार्ट हम पहले ही कवर कर चुके हैं। याद कीजिए बच्चों, हमारे अंदर a total of 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स एंड a total of 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर प्रेजेंट। अब देखिए बच्चों, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम को भी हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया था, एक था सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और एक था ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। आप याद करेंगे, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम हमारी वॉलंटरी एक्टिविटीज या फिर वॉलंटरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, जैसे कि स्केलेटल मसल। ऑन द अदर हैंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम हमारी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज या फिर इनवॉलंटरी बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करेगा, जैसे कि हमारी स्मूथ मसल हो सकती है, हमारी कार्डियक मसल हो सकती है, हमारी ग्लैंड्स हो सकती है। बस इतना याद रखेंगे बच्चों, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम डेवलप्स कम्युनिकेशन लाइंस बिटवीन द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम का वो पार्ट जो कि सीएनएस और वॉलंटरी ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है उसे कहते हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। ऑन द अदर हैंड पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम का वो पार्ट जो कि सीएनएस और इनवॉलंटरी ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है उसे नाम देते हैं बच्चों ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम। तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पार्ट हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम। ये तो कंफर्म है, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम व्हिच कनेक्ट्स सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड इनवॉलंटरी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। यानी हम कह सकते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम व्हिच कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ ऑल द इनवॉलंटरी ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, जैसे कि कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स या फिर ग्लैंड्स। और देखिए बच्चों, अगर ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम के सिग्निफिकेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंट बात यह है, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम हमारी सभी इनवॉलंटरी स्ट्रक्चर्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है ताकि हम अपनी बॉडी के अंदर एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर सकें, यानी होमियोस्टेसिस को मेंटेन कर सकें। तो चलिए बच्चों, यहां पर एक छोटा सा पार्ट हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। जो मैंने आपको समझाया, यहां पर लिखा हुआ है द सिस्टम व्हिच ऑटोमेटिकली regulates the activities of involuntary smooth muscles, cardiac muscles and glands which are not under the control of our willpower is referred to as autonomic nervous system। और देखिए बच्चों, ANS का सिग्निफिकेंस होता है, it plays an important role in maintaining the constant internal environment of the body that is homeostasis। अब खास बात सुनिए बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम का वो पार्ट है जो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और बॉडी के इनवॉलंटरी ऑर्गन्स के बीच में कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। अधिक ये टू साइडेड कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा, हमारे इनवॉलंटरी ऑर्गन से सेंसरी इंपल्सेस सीएनएस तक ले जाना और हमारे सीएनएस से मोटर इंपल्सेस इनवॉलंटरी ऑर्गन्स तक पहुंचाना, यानी सेंसरी सिग्नलिंग और मोटर सिग्नलिंग बिटवीन द सीएनएस एंड इनवॉलंटरी ऑर्गन्स इज रेगुलेटेड बाय द ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स। पर खास बात बच्चों, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम का जो मोटर पाथवे होता है, आप ध्यान सुनेंगे, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम का जो मोटर डिवीजन होता है, इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू इंपॉर्टेंट कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड द अनदर वन इज पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। एक बार फिर से समराइज कराऊं, ध्यान सुनिए बच्चों, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और इनवॉलंटरी ऑर्गन्स के बीच में कम्युनिकेशन में जो हेल्प करता है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम का पार्ट, उसे कहते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। हमारे इनवॉलंटरी ऑर्गन से सीएनएस तक सेंसरी इंपल्सेस पहुंचाना, हमारे सीएनएस से इनवॉलंटरी ऑर्गन्स तक मोटर इंपल्सेस पहुंचाना, ये दोनों ही फंक्शंस ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम परफॉर्म करता है। पर खास बात यह है, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम का जो मोटर पाथवे होता है, जो मोटर डिवीजन होता है, उसे हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। अब एक और इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम का जो मोटर पाथवे होता है, इट कंप्राइजेस ऑफ ए सिंगल नर्व फाइबर। ऑन द अदर हैंड द मोटर पाथवे ऑफ द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, यहां सुनिए बच्चों, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम का जो मोटर पाथवे होता है, इट कंप्राइजेस ऑफ टू न्यूरॉन्स कनेक्टेड इन सीरीज। एक तो होते हैं बच्चों प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स और एक होते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान सुनिए बच्चों, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में हम सेंसरी और मोटर दोनों पाथवे को डील करते हैं। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम का जो मोटर डिवीजन है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। और खास बात यह है, चाहे सिंपैथेटिक हो या पैरासिम्पैथेटिक हो, दोनों के अंदर हम दो टाइप के नर्व फाइबर्स की बात करते हैं बच्चों। एक तो होते हैं प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स और एक होते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स। डिटेल में आपको नहीं पढ़ना बच्चों, आपके डिटेल में सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, बस इतना याद रखेंगे। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम का मोटर डिवीजन दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, एंड दिस मोटर पाथवे कंप्राइजेस ऑफ टू न्यूरॉन्स कनेक्टेड टू ईच अदर इन सीरीज, प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। अब इतना याद रखेंगे बच्चों, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स माइलिनेटेड होते हैं जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर नॉन माइलिनेटेड होते हैं। अब मैं आपको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में कुछ बेसिक डिफरेंस बताऊं, ध्यान सुनिए बच्चों, चाहे वो सिंपैथेटिक हो या पैरासिम्पैथेटिक, दोनों में ही प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स माइलिनेटेड होंगे, दोनों के ही पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर नॉन माइलिनेटेड होंगे। पर खास बात बच्चों, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम में जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स होते हैं वो
छोटे होते हैं जबकि पोस्ट गैंग्लियन नर्व फाइबर लंबे होते हैं। और इसका जस्ट ऑपोजिट जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम है, यहां पर प्री गैंग्लियन नर्व फाइबर्स लंबे होते हैं जबकि पोस्ट गैंग्लियन नर्व फाइबर छोटे होते हैं। और एक और चीज समझेंगे बच्चों, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम में तो चाहे वो प्री हो या पोस्ट हो, दोनों नर्व फाइबर्स कोलिनर्जिक होते हैं यानी एसिटाइल कोलिन का सीक्रेशन करते हैं, जबकि सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम में जो प्री गैंग्लियोनिक होते हैं वो कोलिनर्जिक होते हैं, वो एसिटाइल कोलिन का सीक्रेशन करते हैं, जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक जो होते हैं वो एड्रेनर्जिक होते हैं, वो नॉर एड्रेनलिन नॉर एपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर का सीक्रेशन करते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करवाओ, ध्यान सुनो बच्चों। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और इनवॉलंटरी ऑर्गन्स के बीच में कम्युनिकेशन लाइंस ड्रॉ करता है। इसमें सेंसरी नर्व फाइबर्स और मोटर नर्व फाइबर्स दोनों होंगे। मोटर डिवीजन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब खास बात बच्चों, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट एक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी कह सकते हैं बोथ द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम एक्ट्स एंटागोनिस्टिकली टू ईच अदर। अब ये एंटागोनिस्टिकली काम करते हुए, ऑपोजिट वे में काम करते हुए बॉडी की सभी इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं ताकि बॉडी के अंदर कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट यानी होमियोस्टेसिस को मेंटेन कर सके। यहां पर मैंने लिखा बच्चों, आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम फंक्शंस एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर एंड डज हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट यानी होमियोस्टेसिस। एक चीज को ध्यान से बच्चों, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम तो इमरजेंसी कंडीशन में काम करता है, इसलिए फ्रेज यूज किया जाता है बच्चों, फाइट फियर एंड फ्लाइट। आप समझिए बच्चों, फियर फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में बॉडी की इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को रेगुलेट करने का फंक्शन परफॉर्म करता है, दैट इज सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, जबकि पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम उसके एंटागोनिस्टिकली नॉर्मल कंडीशन में फंक्शन परफॉर्म करता है। इसलिए बच्चों इसे कहा जाता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम। अब इसका याद रखेंगे, फियर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस के लिए रिस्पांसिबल होता है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, ऑन द अदर हैंड रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पांस के लिए रिस्पांसिबल होता है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। अब देखिए मैं आपको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के कुछ एक्शंस यहां पर समराइज करने जा रहा हूं, आप कनेक्ट करेंगे बच्चों। मैं आपको सिंपैथेटिक के पढ़कर बताने जा रहा हूं, पैरासिम्पैथेटिक आप जस्ट रिवर्स कर लेंगे, एंटागोनिस्टिक होंगे। बस इतना याद रखेंगे, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम इमरजेंसी कंडीशन में फियर फाइट और फ्लाइट कंडीशन में बॉडी की इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है ताकि हम क्या मेंटेन कर सकें, होमियोस्टेसिस। तो ये बच्चों पहला पॉइंट जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग सिक्रेशन। मैं आपको बता चुका हूं, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम में तो सिर्फ और सिर्फ एसिटाइल कोलिन की बात करते हैं, जबकि सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर से हम एसिटाइल कोलिन की बात करते हैं, जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक से हम सिंपैथेटिक यानी नॉर एड्रेनलिन की बात करते हैं। अब देखो यहां पर सिंपैथेटिक के फंक्शंस को रिवाइज करते हैं, समराइज करते हैं, ध्यान सुनेंगे। पहले देखते हैं बच्चों, हमारी आई की आइरिस पर सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स का क्या इफेक्ट है। आपने सुना बच्चों, डर के मारे, डर के कारण जो है हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, आंखें चौंधिया जाती हैं, आंखें बड़ी हो जाती हैं, यानी बच्चों प्यूपिल डायलेट हो जाया करता है। मैंने आपको बताया था ये फियर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस के लिए रिस्पांसिबल होता है, इमरजेंसी कंडीशन में काम करता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, सिंपैथेटिक की वजह से हमारा प्यूपिल डायलेट हो जाया करता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक की वजह से प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाया करता है। चलो बच्चों अगला देखते हैं, द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स ऑन द हार्ट। आपको इतना याद रखना बच्चों, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स हमारे हार्ट पर ऐसे नोड की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं ताकि हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाया करती है, हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है ताकि ओवरऑल हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। देखिए बच्चों, हार्ट पर इमरजेंसी कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स एक्शन है, दे इंक्रीजेस द रेट ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। देखिए बच्चों, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स इमरजेंसी कंडीशन में एड्रेनल ग्लैंड के सिक्रेशन को भी बढ़ा दिया करते हैं ताकि वहां से हम दो इमरजेंसी हार्मोन्स की बात कर सकें, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। चलिए बच्चों, सिंपैथेटिक का अगला इफेक्ट देखते हैं, द इफेक्ट ऑन सलाइवरी सिक्रेशन। आपने सुना भी होगा, डर के मारे गला सूख जाया करता है, यानी बच्चों इमरजेंसी कंडीशन में जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स होते हैं वो सलाइवरी ग्लैंड के सिक्रेशन को इनहिबिट कर दिया करते हैं, यानी बच्चों सलाइवा का सिक्रेशन इनहिबिट करवा दिया जाता है। फिर देखिए बच्चों, इमरजेंसी कंडीशन में हमारी जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जानी चाहिए, आसान हो जानी चाहिए। तो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स का लंग्स पर, ट्रैकिया और ब्रोंकाई पर ये असर है कि इन सभी स्ट्रक्चर्स को डायलेट करते हैं ताकि हमारी ब्रीदिंग आसान करवाई जा सके। मैं आपको सिंपैथेटिक के फंक्शन बता रहा हूं बच्चों, पैरासिम्पैथेटिक इसके जस्ट एंटागोनिस्टिक होंगे, रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन। देखिए बच्चों, अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल पर इनहिबिटरी इफेक्ट शो करते हैं। ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को सप्रेस करता है, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल में सिचुएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड सिक्रेशन को सप्रेस करता है। अब स्वेट ग्लैंड्स पर इसका इफेक्ट देखिए बच्चों, आपने सुना भी होगा, डर के मारे पसीने छूट जाया करते हैं, यानी इमरजेंसी कंडीशन में सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम स्वेट के सिक्रेशन को बढ़ा दिया करते हैं। आपने ये भी सुना बच्चों, डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यानी फियर में इमरजेंसी कंडीशन में सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम हमारे इन हेयर्स के बेस पर प्रेजेंट एक मसल होती है बच्चों, एरेक्टर पिलाई मसल, उन मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं जिसकी वजह से इन हेयर्स का इरेक्शन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं पाइलो इरेक्शन, गूज बम्प्स कहा जाता है या फिर गूज फ्लैश कहा जाता है। देखिए सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम आर रिस्पांसिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एरेक्टर पिलाई मसल कॉजिंग द गूज फ्लैश, यानी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर देखिए बच्चों, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम हमारी यूरिनरी ब्लैडर और एनल स्फिंक्टर पर किस तरह से इफेक्ट डालता है। अब बस इतना याद रखेंगे, जो मैच्योरेशन की एक्टिविटी होती है और जो डिफिकेशन की एक्टिविटी होती है, दोनों को ही इमरजेंसी कंडीशन में सप्रेस करना जरूरी होता है। तो सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम मैच्योरेशन और डिफिकेशन दोनों को ही सप्रेस करता है, और उसके लिए देखो बच्चों, जो हमारी यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स होती हैं उन मसल्स का रिलैक्सेशन करवाता है ताकि मैच्योरेशन को इनहिबिट किया जा सके, और साथ ही साथ एनल स्फिंक्टर में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ताकि डिफिकेशन को भी इनहिबिट किया जा सके। और लास्ट पॉइंट बच्चों, द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक ऑन द एक्सटर्नल जेनिटलिया या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं बच्चों। जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम होता है, इट इज रिस्पांसिबल फॉर द इरेक्शन ऑफ पेनिस इन ह्यूमन मेल। ऑन द अदर हैंड सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम इज रिस्पांसिबल फॉर द इजैकुलेशन इन ह्यूमन मेल। तो यहां पर बच्चों हमने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के कुछ फंक्शंस को समराइज किया। अब बस इतना याद रखेंगे, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम का वो पार्ट है जो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और इनवॉलंटरी ऑर्गन्स के बीच में कम्युनिकेशन ड्रॉ करता है। और खास बात बच्चों, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में सेंसरी नर्व फाइबर्स भी होंगे, मोटर भी होंगे। मोटर डिवीजन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो दिस इज द एंड ऑफ ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। अब देखिए बच्चों, आपके मॉड्यूल में लास्ट में इस चैप्टर के एंड में कुछ गोल्डन की पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनमें से बस कुछ गोल्डन की पॉइंट्स यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं रिगार्डिंग डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। और यहां पर हम तीन डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे बच्चों। एक तो है पार्किंसन डिजीज, एक है हंटिंगटन कोरिया एंड द लास्ट वन इज अल्जाइमर्स डिजीज। चलिए बच्चों, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं, आप ध्यान सुनेंगे। पहला है बच्चों पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज पढ़ते समय एक वर्ड हमारे सामने आता है दैट इज बेसल न्यूक्लियाई। याद करेंगे, द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम इज नोन एज न्यूक्लियाई। एक्चुअली क्या होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में अंदर की तरफ तीन अलग-अलग न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। उनके नाम इंपॉर्टेंट नहीं बच्चों, मैं फिर आपको बता देता हूं। ग्लोबस पैलिडस, एक पुटामेन होता है और एक कॉर्डेट न्यूक्लियस होता है। अब बस इतना याद रखेंगे, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में इनर साइड पर, वैसे थैलेमस की लेटरल साइड पर तीन अलग-अलग न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, व्हिच आर कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज बेसल न्यूक्लियाई। अब खास बात बच्चों, ये जो बेसल न्यूक्लियाई के न्यूरॉन्स होते हैं, ये डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर का सीक्रेशन करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। अब खास बात ये है, पार्किंसन डिजीज इज ए न्यूरोडीजनरेटिव डिसऑर्डर। बच्चों, इस डिसऑर्डर में बेसल न्यूक्लियाई का प्रोग्रेसिव डीजनरेशन देखा जाता है। और क्या होगा, जब बेसल न्यूक्लियाई का डीजनरेशन होगा तो वहां पर डोपामाइन सिंथेसाइज करने वाले न्यूरॉन्स डीजनरेट होने लगेंगे, यानी इस बीमारी में डोपामाइन का हाइपो सिक्रेशन ऑब्जर्व किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, आपके एम्स में सवाल पूछा गया है, पार्किंसन डिजीज का कॉज क्या है, और आंसर यही जाता है द हाइपो सिक्रेशन ऑफ डोपामाइन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखेंगे। इतना याद रखें, पार्किंसन डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हाइपो सिक्रेशन ऑफ डोपामाइन। बच्चों, इस बीमारी में कुछ सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि मस्कुलर ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं, एंड इट अल्टीमेटली लीड्स टू मास्क लाइक फेस। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखेंगे, पार्किंसन डिजीज अकर्स ड्यू टू द हाइपो सिक्रेशन ऑफ डोपामाइन। चलिए बच्चों, अगले न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को यहां पर जल्दी से डिस्कस करते हैं, दैट इज हंटिंगटन कोरिया।
इसमें एक चीज आप याद रख सकते हैं, यहां पर गाबा न्यूरोट्रांसमीटर का हाइपोसेक्रेशन या फिर डेफिशिएंसी ऑब्जर्व की जाती है। एक्चुअली बच्चों कोरिया वर्ड जो है वो डांस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें क्या होता है, हंटिंगटन कोरिया में जो सेरिबेलम वाला पार्ट होता है उसका इंपेयरमेंट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, हंटिंगटन कोरिया में सेरिबेलम का इंपेयरमेंट होता है। और याद करेंगे इनवॉलंटरी कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मसल इज द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। इसमें क्या होता है बच्चों, इस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में जो वॉलंटरी मसल्स में इनवॉलंटरी शेकिंग हो जाने लगती है, तो ऐसा लगता है कि इंसान डांस परफॉर्म कर रहा है। और बात बच्चों ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, बस याद रखेंगे यहां पर सेरिबेलम का इंपेयरमेंट हो जाता है। चलिए लास्ट एक बेहद इंपॉर्टेंट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अल्जाइमर्स डिजीज। पहले बात मैं आपको बता दूं बच्चों, अल्जाइमर्स डिजीज इज नॉट ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। आपके नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और उसका आंसर क्या था, अल्जाइमर्स डिजीज। बच्चों उस क्वेश्चन में जो तीन ऑप्शन थे वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को वहां पर मेंशन करते हैं। मैं आपको नाम बता देता हूं, एक तो था बच्चों सोरियासिस, स्किन का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, एक था विटिलिगो, ये भी स्किन का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, और एक था रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो हमारे जॉइंट्स का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इंपॉर्टेंट चीज जरूर याद रखेंगे, अल्जाइमर्स डिजीज एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है। अब खास बात बच्चों, अल्जाइमर्स डिजीज भी एक न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है व्हिच मेनली अफेक्ट्स द ओल्ड एज। अब इसमें क्या होता है बच्चों, अल्जाइमर्स डिजीज के जो एग्जैक्ट कॉजेज हैं वो अभी तक नोन नहीं है, पर मैक्सिमम केसेस में जो फैक्टर्स देखे हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से बच्चों, अल्जाइमर्स डिजीज में तीन कारण हो सकते हैं। पहला कारण बच्चों द हाइपोसेक्रेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन, पार्किंसन में डोपामिन का हाइपोसेक्रेशन, हंटिंगटन कोरिया में गाबा का हाइपोसेक्रेशन, और अल्जाइमर्स डिजीज में एसिटाइलकोलिन का हाइपोसेक्रेशन। एक और कारण देखा जाता है बच्चों, यहां पर सेरिब्रम की एट्रोफी, यानी सेरिब्रम को न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली नहीं मिल पाता है, सेरिब्रम का डीजनरेशन होने लग जाता है। और एक और रीजन बच्चों, यहां पर न्यूरॉन्स के एक्सॉन के चारों तरफ कभी-कभार बीटा अमाइलोइड प्रोटीन के एब्नॉर्मल प्लेक्स का डिपोजिशन होने लग जाता है। तो अल्जाइमर्स डिजीज के तीन कॉज आप याद रखेंगे बच्चों, हाइपोसेक्रेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन, एट्रोफी ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स और द डिपोजिशन ऑफ बीटा अमाइलोइड प्रोटीन। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, द सिम्पटम ऑफ द अल्जाइमर्स डिजीज। खास बात बच्चों, अल्जाइमर्स डिजीज में पार्शियल लॉस ऑफ मेमोरी देखा जाता है, और यहां पर बच्चों जो रिसेंट मेमोरी होती है उसका लॉस यहां पर ऑब्जर्व किया जाता है। एंड द लॉस ऑफ मेमोरी इज रेफर्ड टू एज डिमेंशिया। मैंने आपको बताया बच्चों, अल्जाइमर्स डिजीज मेनली ओल्ड एज में अफेक्ट शो करता है, और धीरे-धीरे क्या होता है बच्चों, वो इंसान फॉरगेटफुलनेस की स्टेज में पहुंच जाता है। समय के साथ साथ ये बीमारी और वर्स होती चली जाती है, वो अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर पाता है, एंड एट द एंड उस पर्सन की डेथ हो जाया करती है। और एक और चीज बच्चों, अल्जाइमर्स डिजीज का कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल नहीं है। वैसे एक और चीज रखेंगे, जो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं, जो मंगोलिज्म के पेशेंट होते हैं, यानी 21st ट्राइसोमी के पेशेंट्स में भी अल्जाइमर्स डिजीज मोस्ट कॉमनली देखी जाती है। तो यहां पर हमने नर्वस सिस्टम के तीन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कशन किया। देखिए बच्चों, लास्ट में एक और छोटा सा पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। आप इतना जानते हैं, ब्रेन के अंदर जो होलो कैविटीज होती है कहा जाता है वेंट्रिकल्स। बच्चों हम ब्रेन में पीएमटी के लेवल के हिसाब से यहां पर चार वेंट्रिकल्स का जिक्र करेंगे बच्चों, ध्यान सुने। दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर एक एक होलो कैविटी है जिन्हें कहते हैं फर्स्ट वेंट्रिकल और सेकंड वेंट्रिकल। इनको बच्चों लेटरल वेंट्रिकल्स भी कहते हैं, इनको पैरासील कहा जाता है। दीज आर द लार्जेस्ट वेंट्रिकल। फिर करेंगे जो हमारा डाइएन्सेफेलॉन था वो भी एक होलो रूम लाइक स्ट्रक्चर होता है। डाइएन्सेफेलॉन की जो कैविटी होती है उसे कहते हैं थर्ड वेंट्रिकल या फिर डायसिल। और जो फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल को थर्ड वेंट्रिकल से फोरामेन कनेक्ट करता है, जिसको कहते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो। फिर देखिए बच्चों, सीएस से फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल से कहां पहुंचेगा, थर्ड वेंट्रिकल थ्रू फोरामेन ऑफ मोनरो। फिर क्या होता है, हमारे हाइंड ब्रेन में सेंटर में एक ट्रायंगुलर कैविटी होती है जिसे कहते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। और इंपॉर्टेंट चीज ये है, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को मिड ब्रेन की कैनाल कनेक्ट करती है जिसे कहते हैं एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस आइटर या फिर सेरिब्रल एक्वेडक्ट। आपको इतना याद रखना बच्चों, a total of 4 ventricles are present in the brain. First and second ventricles are present in the cerebral hemisphere, third ventricle is present in the diencephalon and fourth ventricle is present in the hind brain। और खास बात बच्चों, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट कौन करता है, दैट इज आइटर और एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस। बच्चों इसी के साथ न्यूरल सिस्टम चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको टॉपिक समझ में आया होगा। बच्चों आप हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहेंगे, घर के आसपास सफाई बनाए रखेंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।